माय डियर स्टूडेंट्स। श्री भगवान दास तौफीक पीजी महाविद्यालय की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपन बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के जो प्रथम प्रश्न पत्र था राजनीति विज्ञान के मूलाधार, उसकी जो प्रथम यूनिट थी, उस यूनिट को अपन ने करीब करीब उसके जो टॉपिक्स जो थे वो अपन ने क्लियर कर लिए थे। उसका एक टॉपिक जो है अभी शेष है, जिसमें अपन देख रहे थे शक्ति, सत्ता और वैधता के रूप में। तो अपने शक्ति का अध्ययन कर लिया, सत्ता का अध्ययन कर लिया, अब अपने पास शेष रही है वैधता। तो आज की इस क्लास के माध्यम से बीए पार्ट फर्स्ट ईयर टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा वैधता, वैधता या औचित्य, पूर्णता। इसकी चर्चा जो है वो आज के इस लेक्चर, आज के इस व्याख्यान में अपन करेंगे कि वैधता जो है वो किस प्रकार से कार्य करती है, वैधता की जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार से होती है, कहाँ अपन वैधता दिखाई देती है, अपन वैधता को किस रूप में देख सकते हैं। तो ये वगैरह वगैरह जो चीजें हैं इनके बारे में आज अपन जो है चर्चा करेंगे। अब देखिए, आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र जो था, प्रथम पेपर फर्स्ट पेपर जो था, उसमें आपने परंपरागत का अध्ययन कर लिया, आधुनिक दृष्टिकोण का अध्ययन कर लिया, तीसरा आपने व्यवहारवाद की संपूर्ण एक्टिविटीज जो थी उसका अध्ययन कर लिया, उसके बाद आपने उत्तर व्यवहारवाद का अध्ययन कर लिया, उत्तर व्यवहारवाद का अध्ययन आपने कर लिया। इसके बाद आपने व्यवस्था सिद्धांत का अध्ययन कर लिया, फिर आपने संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक सिद्धांत का अध्ययन कर लिया, शक्ति के सभी जो पक्ष थे उसका अध्ययन आपने कर लिया, और नेक्स्ट आपने सत्ता का अध्ययन कर लिया। आज का अपना टॉपिक है वो हो जाएगा, 9वां टॉपिक रहेगा, वो होगा अपना वैधता का। ये तो बात कर रहे थे अपना प्रथम प्रश्न पत्र की। इसके अलावा आपका जो द्वितीय प्रश्न पत्र था उसमें आपने मनु का अध्ययन कर लिया, कौटिल्य का अध्ययन कर लिया, इसके अलावा राजा राम मोहन राय का अध्ययन आपने कर लिया, नेहरू जी का अध्ययन कर लिया, अंबेडकर का अध्ययन कर लिया, गांधी जी का अध्ययन कर लिया। उसमें भी आपने जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक जो थे उनकी प्रक्रिया जो थी, दादा भाई नौरोजी थे, बाल गंगाधर तिलक थे, उनका अध्ययन अपन ने कर लिया उस पेपर में भी। तो कहने का तात्पर्य है कि अपन ने दोनों पेपर जो थे एक संतुलित अध्ययन के आधार पे अपन अपनी क्लासों को ऑनलाइन लेकर के चल रहे हैं, जिसके माध्यम से आपने दोनों पेपरों के बारे में, मैंने केवल ये नहीं है कि एक ही पेपर में ज्यादा ध्यान केंद्रित किया है, एक पेपर के बारे में मैंने अभी तो कुछ पढ़ाया ही नहीं। यहां पर भी मैंने जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे वो प्रारंभ किए थे, जिसमें मैंने बहुत सारी प्रक्रियाओं का अध्ययन अपन ने कर लिया। इसके बाद भी इसमें जैसे लोकतंत्र है, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत है, शासन के जो अंग हैं जिसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। इसके बाद उसमें कुछ विचारधाराएं हैं जैसे उदारवाद है, आदर्शवाद है, मार्क्सवाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद है, उनको लेकर के अपन अध्ययन करेंगे। तो यहाँ कहने का तात्पर्य कि इसके जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो है, मेरा प्रयास ये है कि जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है उनकी किसी प्रकार की क्लास जो है वो शेष ना रहे, पहले अपन उनका अध्ययन करें। उसके बाद जो भी विश्वविद्यालय के द्वारा इस कोविड-19 के दौर में जो भी निर्णय लिया जाता है सिलेबस के संदर्भ में, उसके बाद देखा जाएगा कि अभी तक तो इस बारे में कोई निर्णय हुआ नहीं है, तो जैसे भी होगा वो देखा जाएगा। लेकिन अपने को पहले महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उनका अध्ययन जो है वो एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से अपने को करना है। और मैं आपको पुनः ये कहता हूं कि आप जो भी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपने जो वीडियोस देखे सब्जेक्ट के, उसके संदर्भ में आप स्वयं अपने नोट्स तैयार करें, और आज इंटरनेट के माध्यम से अपनी जो आपके पास जो भी बुक्स है, पॉलिटिकल साइंस की जो भी पुस्तक अवेलेबल है जिस राइटर की, उसमें से आप उन टॉपिक्स को घर पर पढ़ने का प्रयास करें और उनके नोट्स जो है बहुत ही अच्छे तरीके से सरल शब्दों में बनाने का प्रयास करें, सीमित शब्दों का प्रयोग करते हुए, ताकि जब एग्जाम के समय आप रिवीजन करें तो आपका ज्यादा समय उसमें जाया ना हो। ये नहीं है कि आप किसी टॉपिक को खोल करके बैठते हैं, आपने 5-7 कहते हैं कि सर मैंने आज एक पूरे टॉपिक का अध्ययन किया, लेकिन जब बात आती है उसको व्यक्त करने की तो आप उसको व्यक्त कर ही नहीं पाते, आप समझ ही नहीं पाए।
जैसे मैं मान लीजिए कि आज वैधता है, इससे पहले अपने सत्ता पढ़ी थी, और मैं आपसे कहूं कि भाई सत्ता क्या थी, सत्ता को किस प्रकार से परिभाषित करो, सत्ता का निर्माण कैसे होता है बताइए, तो आप उसको परिभाषाओं के आधार पर हेनरी फ्योल ने ये कहा था, अमुक विचारक ने ये कहा था, आपको वहां नहीं जाना है, आपको सीधा सा एक शब्द पकड़ना है, और वो ये कि इस सत्ता का निर्माण होता कैसे है, और इसके निर्माण के संदर्भ में आपको देखना है कि जब शक्ति को वैधता मिलती है, और वैधता का अर्थ होता है स्वीकृति, जब किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को या किसी दल को, उसकी शक्ति को जब समाज की स्वीकृति मिलती है, लोगों की स्वीकृति मिलती है, तो वो शक्ति किस में बदल जाती है, सत्ता में बदल जाती है साहब। आप जो समझ, ये इसकी एक सिंपल सी परिभाषा है। दूसरी ओर मैं पूछूंगी शक्ति, कि भाई शक्ति को आप परिभाषित किस प्रकार से करोगे, भाई शक्ति क्या है, तो आप क्या है एक दूसरे का मुंह ताकने लग जाते हो साहब, शक्ति को कैसे परिभाषित करें। सीधा सा अर्थ है कि पर शक्ति को जिस रूप के साथ शक्ति को अपन जोड़ते हैं उसका वही अर्थ निकल जाता है। सांस्कृतिक तत्व के साथ जोड़े, आर्थिक तत्व के साथ जोड़े, आर्थिक रूप से, जिसके बाद आर्थिक संसाधन जो है वो सशक्त है, वो आर्थिक रूप से शक्तिशाली। लेकिन अपना यहां जो सब्जेक्ट है वो राजनीति विज्ञान है, अपना विषय राजनीति विज्ञान है। राजनीति विज्ञान में मतलब शक्ति का अध्ययन करते हैं तो निश्चित तौर से अपन इस शक्ति को राजनीतिक शक्ति कहेंगे। और राजनीतिक शक्ति में क्या आता है कि कोई भी व्यक्ति अपने कार्य, अपने प्रभाव के माध्यम से दूसरे के कार्य को अपने अनुकूल मोड़ने में सक्षम है, या ऐसी उसके पास क्षमता है, वही उसकी क्या है, शक्ति है साहब। जैसे अपन राजनेताओं की बात करते हैं, राजनेता अपने भाषणों के माध्यम से जनता को क्या कर लेते हैं, अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं साहब। अरे चुनाव के समय पहले आपको कभी दर्शन ही नहीं होते उन लोगों के, लेकिन चुनाव के समय जब आपके बीच आते हैं, 10-5 मिनट की वो सभा करते हैं, उसमें आपके सामने ओजस्वी भाषण देकर जाते हैं, हमने ये कर दिया, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो वहां लोग क्या हो जाते हैं, उनके विचारों से प्रभावित हो जाते हैं। तो वो क्या है उसका, उसने अपने विचार, अपने प्रभाव के माध्यम से क्या किया, लोगों के प्रभाव को अपने अनुकूल परिवर्तित कर दिया। जो लोग उसके विपक्ष में थे अब वो लोग उसके क्या हो गए, पक्ष में हो गए। तो वो उसकी क्या है, राजनीतिक शक्ति है। तो यहां अपन राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक शक्ति का अध्ययन करते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य कि अपने को इसी प्रकार से इनके जो सामान्य अर्थ क्या होते हैं उनको देखना है, फिर उनमें जो महत्वपूर्ण जो उनके फैक्ट्स हैं उनको देखना है। शक्ति के प्रकार क्या है, शक्ति के स्रोत क्या है, मैक्स वेबर ने क्या प्रकार बताए थे, सत्ता के मैक्स वेबर ने क्या प्रकार बताए थे, सत्ता के क्या सिद्धांत थे, वो जो चीजें हैं वो महत्वपूर्ण होती हैं। इसी प्रकार से जैसे व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, इनको भी आपको इनकी प्रक्रिया के माध्यम से आपको इनको क्या है समझने का प्रयास करना है। चलिए आज अपन शुरू करते हैं वैधता को लेकर के। ये ज्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, वैधता है, सत्ता है, ये ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं, ये शक्ति के साथ जुड़े हुए, तो इनको अपन ज्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। अपन आज की इस क्लास के अंदर ही वैधता का जो प्रकरण है उसको यहीं पे समाप्त कर देंगे। इसमें बहुत कम बातें हैं जिनके आधार पर अपन उनको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। सीमित मात्रा में देखेंगे। देखो सबसे पहले जब अपन वैधता की बात करते हैं तो वैधता की अपन किस प्रकार से अपन वैधता की विशेषताएं जो होती है, यानी वैधता को अपन एक तो देखते हैं औचित्यपूर्णता के रूप में, एक दूसरा अर्थ देखते हैं स्वीकृति के रूप में। ये क्या है, स्वीकृति है। जब सत्ता को स्वीकृति प्रदान की जाती है शक्ति को, तो वो शक्ति सत्ता में बदल जाती है। तो यहां पर वैधता को की जो विशेषताएं हैं उनके आधार पर देखेंगे कि वैधता की विशेषताएं क्या है, उसके आधार पर अपन इसको समझेंगे कि वैधता की ये विशेषताएं होती है। तो सबसे पहले आता है साहब विश्वास व्यक्त करती है साहब। पहली विशेषता क्या आती है, विश्वास व्यक्त करती है। पहली विशेषता तो वैधता की क्या है, विश्वास व्यक्त करती है।
अब ये विश्वास किसके प्रति व्यक्त किया जाता है, तो आपको क्या बताना है यहाँ पे, शासन के प्रति। किसके प्रति, शासन के प्रति, क्योंकि सत्ता किसके पास है, शासन के पास। शासन जो है वो सत्ता का ही तो प्रयोग कर रहा है। तो यहां लोगों ने उस शासक की जो शक्ति है उसमें उन्होंने क्या किया है, विश्वास व्यक्त किया है। पहली चीज आपको देखना है कि वैधता जो होती है, वैधता को अपने स्वरूप में देखते हैं कि वैधता जो होती है उसकी पहली विशेषता इसी प्रकार से देखी जाती है कि ये विश्वास व्यक्त करती है। क्या व्यक्त करती है, विश्वास व्यक्त करती है। दूसरी होती है कि ये लोगों के मूल्यों पर निर्भर करती है। दूसरा होता है इसकी विशेषता, लोगों के मूल्यों पर निर्भर करती है। दूसरी विशेषता है इसकी, लोगों के मूल्यों पर निर्भर करती है। अब यहां मान लीजिए जो शासन है, शासक की जो शक्ति है, समाज ने उसकी शक्ति को स्वीकृति प्रदान कर दी, लेकिन अब इसमें जो दूसरी इसकी विशेषता निकलती है वो होती है कि मूल्यों पर निर्भर करती है। लोगों के मूल्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। कोई हिंसा में विश्वास रखता है, कोई अहिंसा में विश्वास रखता है। जैसे मान लीजिए यहां कोई व्यक्ति है जो उसके मूल्य है अहिंसा, वो किस में विश्वास रखता है, अहिंसा में विश्वास रखता है। अब मान लीजिए शासन के द्वारा अगर हिंसा को बढ़ावा दिया जाए तो निश्चित तौर से ये जो लोगों के मूल्य हैं, अहिंसा पर आधारित जो मूल्य है लोगों के, वो लोग जो है उस शक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कि चुनाव के माध्यम से जब आपके उम्मीदवार अपने बीच आते हैं, पहले आपने चुना, वो 5 साल 10 साल 15 साल तक कोई विधायक रहा, कोई एमपी रहा है, लेकिन जब उसके बाद वो कभी आपके बीच आते हैं और उनके कुछ कार्य इस प्रकार के होते हैं कि उन्होंने अत्यधिक शक्ति जो थी उसका प्रयोग किया, अपने जो पद था उसका दुरुपयोग किया, कहीं ना कहीं भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, या समाज में अराजकता बढ़ी, उनके प्रति उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में लोगों के जो मूल्य है वो मूल्य अब उनके साथ नहीं है, कि उनके मूल्य उसके विचारों के साथ मेल नहीं खाते साहब, क्योंकि लोग अत्यधिक शक्ति को स्वीकार नहीं करते साहब। जो अहिंसा में विश्वास करते हैं वो अत्यधिक शक्ति को स्वीकार नहीं करते। जब शासन के द्वारा अत्यधिक शक्ति लगाई जाती है, किसी कार्य में बल प्रयोग किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में लोगों के जो मूल्य होते हैं ये उन पे निर्भर करता है कि वो आपकी शक्ति को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे साहब, आपको वैधता देंगे कि नहीं देंगे। तो दूसरा आ गया, लोगों के मूल्य पे निर्भर करती है। समझ गए मेरी बात को? मूल्यों का मतलब होता है जैसे हिंसा, अहिंसा, या सदाचार की बात करें, सहयोग की बात करें, एक अच्छे शासन की बात करें, तो लोगों के कुछ मूल्य होते हैं जिनके आधार पे लोग जो होते हैं वो आपके विचारों का सम्मान करते हैं, आपकी शक्ति को स्वीकार करते हैं। लेकिन जब आप उनके विचारों के विपरीत कार्य करोगे तो निश्चित तौर से उनके मूल्यों को कुठाराघात होगा, मूल्यों का आघात लगेगा। और ऐसी स्थिति में जब आपके द्वारा अत्यधिक शक्ति का प्रयोग किया जाएगा तो ऐसे लोग आपकी शक्ति को, अत्यधिक शक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे साहब। ठीक है, 2 बात हो गई। तीसरी आती है वेधता, जो होती है वो शक्ति को सत्ता में रूपांतरित करती है। ये बात तो पहले क्लियर कर चुकी है साहब। वेधता शक्ति को सत्ता में रूपांतरित करती है। वेधता शक्ति को सत्ता में रूपांतरित करती है, ये पहले ही देख चुके हैं। स्वीकृति है, अर्थात शक्ति के संदर्भ में आपके साथ शक्ति के साथ वेधता जुड़ जाती है, समाज की स्वीकृति जुड़ जाती है, तो आपकी शक्ति किस में कन्वर्ट हो जाती है, सत्ता में कन्वर्ट हो जाती है। इसको ज्यादा आपको समझने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप ही पहले अच्छी तरीके से इसको समझ चुके। एक पॉइंट और ले लेते हैं अपन, वो होता है समाज की स्वीकृति। आपकी शक्ति है, आपके पास शक्ति है, तो जब तक समाज आपकी शक्ति को स्वीकार नहीं करता है आपकी शक्ति सत्ता में कन्वर्ट नहीं होती है साहब। समझ गए मेरी बात को? जो अपन बार बार इस चीज में जोर दे रहे हैं, ये शक्ति है, इसको वेधता मिलती है। वेधता किसकी है? समाज की स्वीकृति के रूप में। यानी जब समाज आपके कार्यों को स्वीकृत करता है,
और कार्य आप जो शक्ति के आधार पर कर रहे हो, जब तक समाज उनको स्वीकार नहीं करता, उनको स्वीकृति नहीं देता, तब तक आपकी शक्ति सत्ता में नहीं बदलती है। तो मेरा कहने का मतलब यह था कि यहां अपने कुछ विशेषताओं के आधार पे आप वैधता को समझ सकते हैं कि साहब वैधता है क्या। हम जब वैधता की बात करेंगे, वैधता है क्या, तो वैधता होती है विश्वास। ये वैधता विश्वास व्यक्त करती है किसी भी संस्था के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति या किसी भी दल के प्रति जो विश्वास व्यक्त किया जाता है, वो विश्वास ही क्या है, वैधता है, पहली चीज। दूसरी चीज है लोगों के मूल्य। वैधता जो होती है वो लोगों के मूल्य पे निर्भर करती है। जब शासन के द्वारा अत्यधिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो यहां लोगों के जो मूल्य होते हैं उन पर कुठाराघात लगता है। जैसे शासन सत्ता के द्वारा अहिंसावादी जो मूल्य होते हैं उनके विपरीत कार्य किया जाता है, हिंसा को बढ़ावा दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो अहिंसा पर आधारित विचारों वाले जो लोग हैं वो उनकी इस अत्यधिक शक्ति को स्वीकार नहीं करते। तीसरी चीज आती है कि वैधता जो होती है वो शक्ति को सत्ता में बदलने का कार्य करती है। और अंतिम रूप से जब अपन देखते हैं तो अपन कहते हैं कि ये एक तरीके से समाज की स्वीकृति होती है, जिसके आधार पर अपन वैधता को देख सकते हैं। अब वैधता प्राप्त करने के माध्यम क्या क्या है वो अपन यहां पे देख लेते हैं साहब। वैधता प्राप्त करने के माध्यम क्या क्या है वो और देख लेते हैं अपन यहां पे। वो देखिए, वैधता प्राप्त करने के माध्यम। वैधता प्राप्त करने के जो कुछ माध्यम है उनकी अपन चर्चा करते हैं। जैसे पहला आता है वैधता कैसे प्राप्त की जाती है, वो आता है जनमत के द्वारा। जनमत के द्वारा आपने देखा होगा सरकार किसी प्रकार के किसी का जो राष्ट्रों में देखा होगा जनमत की प्रक्रिया होती है। जब सरकार किसी कानून का निर्माण करती है उस कानून पे वैधता प्राप्त करने के लिए जनमत का सहारा लिया जाता है, जनमत के समक्ष रखा जाता है। और जब लोगों की इस पे स्वीकृति मिल जाती है, बहुमत मिल जाता है, तो इसका मतलब वो चीज सही है। तो एक तो जनमत के द्वारा जो है वैधता दिलाई जाती है। दूसरा होता है विचारधारा के आधार पर। जो राजनीतिक दल जो होते हैं वो अपनी विचारधारा के माध्यम से किसी कार्य को करने के लिए अपने जो निश्चित जो आइडियोलॉजी है वो लोगों के सामने रखते हैं कि हम इन कार्यों पर, इस आधार पर, इन सिद्धांतों के आधार पर कार्य करेंगे। तो यहाँ उनकी विचारधारा के आधार पे अपने आप को वैधता दिलाने का प्रयास जो होता है वो किया जाता है। तीसरा होता है मीडिया। मीडिया के माध्यम से भी राजनीतिक दल या शासन सत्ताओं के द्वारा ये कार्य किया जाता है कि वो अपने विचार शैली को, अपने कार्य शैली को मीडिया के माध्यम से जन समुदाय के बीच रखते हैं और मीडिया के माध्यम से उसको स्वीकृति दिलाने का प्रयास करते हैं। मीडिया के माध्यम से खबरें आती हैं कि हाँ लोगों का जो उसके प्रति जो रुझान है वो बहुत ही सकारात्मक है या जो रुझान है वो नकारात्मक है। तो इस प्रकार की शैली भी जो है वो अपने को दिखाई देती है साहब। इसके अलावा अपन ये कह सकते हैं कि वैधता को प्रकार की बात करें, ये तो वैधता को प्राप्त करने के माध्यम थे। अब प्रकार की बात करें तो प्रकार में एक तो आता है मैक्स वेबर। वही प्रकार परंपरागत, कानूनी और करिश्माई जो अपने सत्ता के अंदर देखे थे। तो यहां प्रकार है वो भी आप मैक्स वेबर के, मैक्स वेबर के जो प्रकार है जो मैंने आपको पहले ही बताया, ये चीज आपको बहुत ही ध्यान रखनी है कि मैक्स वेबर सिर्फ और सिर्फ शक्ति की से बात करते हैं तो 4 प्रकार की शक्ति आती है जिसमें दमन जो शक्ति है वो जुड़ जाती है। बाकी वही प्रकार शक्ति के है, वही प्रकार सत्ता के, वही वैधता की है। परंपरागत, कानूनी
करिश्माई। एक तो परंपरागत तरीके से लोग जो होते हैं वो किसी की वैधता को स्वीकार करते हैं, हमेशा से अपनी विचारधारा के आधार पर किसी चीज के साथ बंधे हुए होते हैं, तो वो इस प्रकार से उसको स्वीकार करते हैं, कानूनी प्रक्रिया के आधार पे, सही और गलत के आधार पे स्वीकार करते हैं, और एक उसके करिश्मावादी व्यक्तित्व के आधार पे उसको स्वीकृति या उसकी वैधता को जो है स्वीकार करते हैं। तो ये मैक्स वेबर ने ये प्रकार बताए थे। तो अब देखिए अपन के सामने एक परिभाषा निकल करके आती है वैधता की। वो किस प्रकार से अपन व्यक्त करते हैं कि वैधता एक स्थिति का नाम है जिसके अंदर एक राजव्यवस्था के सामान्य जन को यह विश्वास होता है कि सत्ताधारक की सत्ता और उसका प्रयोग सामान्य स्वीकृति, नियम और क्रियाविधि पर आधारित है। ये वैधता की एक सामान्य परिभाषा होती है जिसके आधार पर अपने समझ सकते हैं कि वैधता एक स्थिति का नाम है जिसके अंतर्गत जन समुदाय जो होता है, यानी राजव्यवस्था के अंदर जो जन समुदाय होता है, उसको ये विश्वास होता है कि जो सत्ताधारक है उसने जो सत्ता प्राप्त की है वो सामान्य स्वीकृति है, उसकी जो निश्चित नियम और निश्चित क्रियाविधि पर आधारित है, उसके आधार पर वो चीज को क्या करता है, स्वीकार करता है। तो आज की क्लास में अपन ने वैधता का जो अध्याय था उसको समझने का प्रयास किया और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरीके से इसको समझेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।